Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the Class 11 series. Today we are going to cover the textbook MCQs of chapter number 4, Laws of Motion. So let us start with the first question. Consider following pair of forces of equal magnitudes but opposite direction. तो पहला वाला है gravitational force exerted on each other by two point masses separated by some finite distance. The other one is couple of forces used to rotate a water tap, and third वाला is gravitational force and normal force जो एक दूसरे के opposite होते हैं, which is experienced by an object which is kept on a table. For which of these pair या फिर pairs the two forces do not cancel each other's translational effect. Translational effect मतलब linear motion एक दूसरे के अपोज नहीं कर रहे हो लोग, वैसे फोर्सेस हमको आइडेंटिफाई करना है. सो दीज आर दी ऑप्शंस. नाउ फर्स्ट वाला जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कोई भी दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में रहेगा विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d. अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है और इसमें ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करते हैं एंड दीज फोर्सेस डेफिनेटली डू नॉट कैंसल आउट एक दूसरे का ट्रांसलेशनल इफेक्ट एंड देयरफॉर स्टेटमेंट P इज करेक्ट. Second वाला statement में we got couple of forces. Now couple of forces is basically responsible for rotational motion. इसमें कोई linear motion होता ही नहीं है. Simple सा example है, अगर एक steering wheel है तो इसमें अगर right turn लेना है तो ये हम ऊपर की तरफ यहाँ पे push करते हैं और इसको नीचे की तरफ push करते हैं. तो ये दोनों लीनियर फोर्सेस है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस है, बट ये आपको लीनियर मोशन नहीं देगा क्योंकि वो एक दूसरे के लीनियर मोशन को प्रोड्यूस नहीं होने दे रहा है. यहाँ पे खाली क्या प्रोड्यूस होता है, रोटेशनल मोशन. लास्टली वी गॉट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स. तो अगर किसी टेबल में आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वेट नीचे की तरफ एज अ फोर्स एक्सर्ट करेगा फ्लोर पे, और फ्लोर क्या करेगा, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड रिएक्शन देगा which will be perpendicular to this surface. Now till the time ये mg will be equal to n, यानी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये लीनियर मोशन नहीं परफॉर्म कर पाएगा. तो बेसिकली ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का लीनियर मोशन को अपोज कर रहे हैं. ये ऑब्जेक्ट के लीनियर मोशन को कैंसिल कौन कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन. तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, हमें कैंसिल नहीं होने वाले फोर्सेस चाहिए. तो खाली पहला वाला जो है ऑप्शन ए, उसमें स्टेटमेंट P है जहां पे कैंसिल नहीं हो रहा है ट्रांसलेशनल इफेक्ट. लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग फोर्सेस. पहला वाला है फोर्स ड्यू टू टेंशन अलोंग अ स्ट्रिंग, दूसरा है नॉर्मल फोर्स बाय अ सरफेस, थर्ड वन इज फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एंड चौथा वाला है बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट, कोई भी लिक्विड जो उसके अंदर जाने वाले ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है. Which of these are electromagnetic force? तो यहाँ पे all of these are electromagnetic force, क्योंकि हमने देखा है कि there are only 4 types of forces. We got weak and strong nuclear force जो कि बहुत ही atomic level पे है, और ये सारे forces इतने छोटे level के नहीं है. Then you got 2 forces left. One is gravitational force. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसका वेट है जो नीचे की तरफ है विच इज इक्वल टू mg. ये जो नॉर्मल फोर्स है इट इज अ रिएक्शन टू दिस वेट जो डाउनवर्ड है, so इट इज नॉट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. सिमिलरली स्ट्रिंग में भी वही केस है, एंड एयर रेजिस्टेंस भी इट इज नॉट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ये जो अपथ्रस्ट भी है इट इज अगेन नॉट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो डेफिनेटली वो नीचे की डायरेक्शन में होगा, नॉट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कम टू नो कि सारे के सारे जो फोर्सेस है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एट अ गिवन इंस्टेंट देयर आर 3 पॉइंट मासेस m, 2m एंड 3m which are equidistant from each other. अब 3 मासेस है, इक्विडिस्टेंट है, मतलब ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पे होंगे. Consider the gravitational forces between them and select the correct statement या फिर statements for this instance only. So statements is all about कि कौन से वाले पे maximum force experience हो रहा है वो हम बात कर लेते हैं. तो let us say यहाँ पे मास है m on this equilateral triangle, दूसरे vertices पे जो block है that is of mass 2m, और थर्ड वाले पे we got mass 3m. They are all separated by distance, same distance d. Now जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करेंगे तो हमारे को वो फॉर्मूला याद आता है Gm1
m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ना ओवर हियर खाली यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, मासेस चेंज हो रहा है, राइट? जिसका भी मास सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा क्या करने वाला है, फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। अगर मैं ये वाले ऑब्जेक्ट का बात करूं तो इसके ऊपर 2m मास वाले के वजह से जो फोर्स होगा दैट विल बी g इंटू m इंटू 2m डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, प्लस ये 3m वाले के वजह से जो फोर्स होगा दैट विल बी g इंटू m इंटू 3m डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, राइट? सिमिलरली आप इसके लिए भी लिख सकते हो 2m वाले के लिए it will be g into m into 2m divided by d square, and it will also be attracted by 3m वाला mass, so it will be 2m into 3m divided by d square। और ये लास्ट वाले में अगर आप देखोगे तो फोर्स विल बी g into m into 3m divided by d square plus g 2m into 3m डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, जिसमें ये सबसे ज्यादा बड़ा फोर्स निकल के आता है। ओके, व्हेन यू कंपेयर विद एवरी अदर फोर्स सबसे बड़ा फोर्स यही वाला आता है। सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बिगेस्ट मास इज द मैक्सिमम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A rough surface on a horizontal table offers a definite maximum opposing force। अभी कोई भी रफ सरफेस पे ऑपोजिट फोर्स का जब हम बात करेंगे तो हम बेसिकली फ्रिक्शन का बात कर रहे हैं। टू इनिशिएट द मोशन ऑफ अ ब्लॉक अलोंग द टेबल, तो लेट अस से हमारे पास ये एक टेबल है जिसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, और अगर हम लोग इसको टुवर्ड्स द राइट मूव करना चाहते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर की तरफ एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द resultant normal force given by the table। So जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कई बार, इसका वेट जो है नीचे की तरफ होगा इक्वल टू mg, एंड टेबल क्या करेगा, इसको अपवर्ड की तरफ रिएक्शन देगा विच विल बी इक्वल टू n। सो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन जो इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है फ्रॉम द सरफेस, एंड दैट इज डिपेंडेंट अपॉन ब्लॉक का वेट कितना है, राइट? नाउ दे आर सेइंग कि देयर आर दिस टू फोर्सेस F1 एंड F2, दे आर एक्टिंग एट सेम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बनाऊं, आई गॉट टू फोर्सेस F1 एंड F2, जिसमें से F1 इज अ पुलिंग फोर्स, तो लेट अस से F1 इस डायरेक्शन में एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा ओवर हियर, एंड यू गॉट F2 विच इज अ पुशिंग फोर्स। ठीक है, पुशिंग फोर्स है तो इसको बैक साइड पे बना देते, which is again making same angle theta over here. Now they are saying कि F2 is greater than F1 because of what? तो यहाँ पे कुछ statements दिए हुए, let us try and find out कौन सा statement correct। So they are saying कि components of F2 adds up to the weight to increase the normal reaction। अब यहाँ पे F2 वाले component को हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा नीचे की तरफ और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा इस बाजू। ये वाला जो कंपोनेंट है दिस विल बी F2 sin थीटा, एंड ये वाला जो कंपोनेंट है दिस विल बी F2 cos थीटा। हमेशा याद रखो थीटा के पास वाला जो टर्म होता है वो cos होता है। सो स्टेटमेंट क्या है कि कंपोनेंट ऑफ F2 इट इज गेटिंग एडेड अप विद द वेट टू इंक्रीज द नॉर्मल रिएक्शन। हम क्या देख रहे हैं कि वेट mg जो है वो भी नीचे की तरफ है, और ये जो F2 sin थीटा है वो भी नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। सो इट इज डेफिनेटली गेटिंग एडेड अप विद द वेट, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया, mg प्लस F2 sin थीटा। तो हमारा जो रिएक्शन रहेगा वो इसके इक्विवेलेंट रहेगा, तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है नया वाला वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। बाकी स्टेटमेंट्स आप देखोगे तो वो इनकरेक्ट है। कंपोनेंट ऑफ F1 इज गेटिंग एडेड अप टू द वेट, अगर मैं F1 को रिजॉल्व करूं तो ये हो जाएगा F1 cos थीटा, एंड ये वाला हो जाएगा F1 sin थीटा, है ना, थीटा के साथ वाला cos थीटा कंपोनेंट। अभी F1 का कोई भी कंपोनेंट नीचे की तरफ नहीं डायरेक्टेड है, ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है, तो वो वेट के साथ में एड अप नहीं हो रहा है। कंपोनेंट ऑफ F2 एड अप्स टू द अपोजिंग फोर्स। अभी F2 के जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है ये टुवर्ड्स द राइट है, और जो अपोजिंग फोर्स है वो किधर है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो ऐड नहीं हो रहा है। वंस अगेन
उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और कंपोनेंट ऑफ F1 भी अपोजिंग फोर्स को एड अप हो रहा है, ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि ये जो F1 cos थीटा है वंस अगेन टुवर्ड्स द राइट है और हमारा जो फोर्स है फ्रिक्शन वाला अपोजिंग फोर्स वो टुवर्ड्स द लेफ्ट है। तो बाकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और यही वाला करेक्ट स्टेटमेंट है, तो फ्रॉम दिस वी गेट कि फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। A mass 2m moving with some speed is directly approaching towards another mass m moving with double speed. Actually ये other way round होना चाहिए, यहाँ पे double speed वाला should be approaching the mass 2m which is moving with some speed, तभी वो उसको approach कर पाएगा, right? After some time they collide with coefficient of restitution 0.5. रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज क्या है आफ्टर कोलिजन वो बता दो। रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव स्पीड्स आफ्टर कोलिजन इज हाउ मच? सो फर्स्ट वाला मास हमारे पास जो है विच इज 2m, उसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी लेट अस से इज u, सेकेंड वाला मास इज m एंड उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है इट इज डबल ऑफ फर्स्ट वाले मास का वेलोसिटी एंड दे वांट व्हाट इज v1 बाय v2, ठीक है। नाउ यहाँ पे वी विल यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला लॉ, विशेष कि इनिशियली जितना मोमेंटम था दोनों ऑब्जेक्ट का, फाइनली आफ्टर कोलिजन भी उतना ही मोमेंटम होगा। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, m1 के जगह पे वी विल राइट 2m, u1 के जगह पे u, m2 इज m एंड u2 की जगह पे वी विल पुट 2u, m1 इज 2m एंड देन v1 एंड दिस इज m into v2। m कैंसिल कर देते हर एक टर्म में से एंड वी विल बी लेफ्ट विथ 2v1 प्लस v2, दिस इज 4u। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से निकाल देते। इट इज गिवन बाय v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, दिस इज नथिंग बट 0.5। सो वी गॉट v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 इज u, u2 इज 2u, this is equal to 0.5। so ये डिनोमिनेटर जो है it will become minus u, उस बाजू ले लेते तो न्यूमरेटर में चला जाएगा minus 0.5 u, और we can write it as v1 minus v2 is 0.5 u। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या कर दो, you can add these two equations, so add first and second equation, we will have 3v1 it is equal to 4 plus 0.5 is 4.5u, or you will have v1 is equal to 4.5 divided by 3 is 1.5u, और इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं ना, ये इक्वेशन में पुट अप कर देते। सो वी गॉट 2 into 1.5u plus v2, this is equal to 4u, so this will become 3u plus v2 is equal to 4u, so you got v2 is equal to u, और हम लोग को इनका रेशियो लेना था तो v1 by v2 will be 1.5u divided by u which is 1.5, या आप इसको 3/2 लिख सकते हो, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। A uniform rod of mass 2m is held horizontal by two sturdy, practically inextensible vertical strings tied at its end. Okay, so let us say ये एक रॉड है, अब इसका मास इन लोग ने दिया हुआ इक्वल टू 2m और दोनों एंड से इसको बांध के रखा हुआ है स्ट्रिंग से। A boy of mass 3m hangs himself at 1/3 length of the rod। तो अगर इसका टोटल लेंथ l है, so let us say यहाँ पे कहीं पे at a distance of l/3 that boy is hanging, pull-ups मार रहा है। Now ratio of the tension in the string close to the boy to that in the other string is how much? Let us say ये वाले में टेंशन है T1 और ये वाले में टेंशन है T2, this is point A and this is point B। अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें कौन कौन से फोर्सेस है। तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन है ऊपर की तरफ, ये रॉड का वेट जो है सेंटर से नीचे की तरफ एक्सर्ट करेगा, इसका मास है 2m into g, दिस इज द वेट ऑफ द रॉड। और यहाँ पे जो बॉय हैंगिंग है
उसका भी वेट नीचे की तरफ यहाँ पे हैंग करेगा. उसका मास है 3m into g. So this is the weight of the boy. This one is happening at a distance of L by 2 from both the ends. Now what we'll do is हम लोग यहाँ पे equilibrium के लिए we will find out moments from both point. Moments about A भी निकाल लेते हैं, about B भी निकाल लेते हैं. So moments about B first find कर लेते हैं. So when we are finding moment with respect to point B, तो we are thinking कि ये उसका fixed point है, rotating point है, यहीं से हमारा rotating axis पास हो रहा है and this thing can rotate. Okay? Moments कैसे निकालते हैं? तो moments के लिए we take all the forces and multiply it by the distance from the rotating axis. अब जब यहाँ पे हम T2 का बात करेंगे टेंशन सेकेंड वाले वायर का, it is at zero distance, राइट. मोमेंट्स मतलब हम टॉर्क का बात कर रहे हैं जिसका फॉर्मूला होता है R into F. व्हेन वी आर टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट B, तो यहाँ पे तो जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, तो फॉर दैट R का वैल्यू हो जाएगा 0. तो उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे. वी विल कंसिडर रिमेनिंग 3 फोर्सेस. सबसे पहला वी गॉट टेंशन इन द फर्स्ट वाला स्ट्रिंग एक्टिंग अपवर्ड एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम पॉइंट B. ठीक है, तो T इंटू L आ जाएगा यहाँ पे, और इसकी वजह से आपको क्या मिलेगा? क्लॉकवाइज मोशन मिलेगा. अगर सिर्फ यही मोशन होगा एंड पॉइंट B फिक्स्ड है, देन पॉइंट A मूव होगा, तो फॉर दिस यू विल हैव क्लॉकवाइज मोशन. आई होप आप लोग को क्लियर है अभी. एंड रिमेनिंग जो 2 फोर्सेस है, वेट ऑफ द बॉय एंड वेट ऑफ द रॉड, वो नीचे की तरफ है. एंड अगर हम B को फिक्स पॉइंट ले ले, उसकी वजह से वी विल बी गेटिंग एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. हमको जो टॉर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में यहाँ पे रहने वाला है. 2mg वाला फोर्स, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच? L by 2 from point B, plus you got this boy hanging at a distance of 2L by 3. उसने फोर्स लगाया 3mg and then the distance is 2L by 3. So from here you can find कि हम लोग L कैंसिल कर सकते हैं हर एक जगह से. You can also cancel out 2 over here राइट साइड के फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड टर्म से 3 भी कैंसिल हो जाएगा. So we get T1 is equal to mg plus 2mg which is 3mg. Now similarly हम क्या करेंगे? हम moments फाइंड कर लेंगे अबाउट पॉइंट A. Now when we are looking from point A, T1 की वजह से there won't be any torque and we are only interested about torque over here. Moments का जब हम बात करेंगे तो हम torque में interested है. Now we got T2 which is at a distance of L, जो हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है. और ये जो बॉय का वेट है और ये रॉड का वेट है, उसकी वजह से क्या होगा? क्लॉकवाइज मोशन मिलेगा. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A ले रहे हैं, तो सारा रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A होगा. सो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से जो टॉर्क है विच इज T2 into L, this is balanced by, this is equal to clockwise torque. So clockwise torque में हमको मिला 3mg which is at a distance of L by 3 from point A and 2mg which is at a distance of L by 2 from point A. तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, L हर एक जगह से कैंसिल हो जाएगा, and we will have T2 is equal to 2mg. What we are supposed to find is T1 by T2 which is 3mg by 2mg which is how much? 3 by 2 या फिर 1.5. तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पे हम लोग ने T2 by T1 क्यों नहीं निकाला? क्योंकि उन लोग को रेशियो किसका चाहिए? The one close to the boy, to that T1 tension in the string is close to the boy and T2 is the tension in the string away from the boy. So that is why we have taken T1 by T2. Let us check out the next question. Select the wrong statement about center of mass. So center of mass of C-shaped uniform rod can never be a point on the rod. तो यूनिफॉर्म अगर आपके पास सी शेप्ड रॉड रहेगा तो डेफिनेटली इसका जो सेंटर ऑफ मास है समवेयर यहाँ पे आता है, तो इट कैन नॉट बी ऑन दी रॉड. इफ इट इज अ स्ट्रेट रॉड देन यू विल हैव इट ऑन दी सेंटर ऑन दी रॉड, बट अगर कर्व्ड रॉड है तो नहीं आएगा. इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, द मोमेंट ऑफ दैट फोर्स इज 0. वंस अगेन मोमेंट मतलब हम टॉर्क का बात करते हैं, ठीक है.
तो अगर आप सेंटर ऑफ मास पे पुश करोगे तो आपको टॉर्क नहीं मिलता है, आपको लीनियर एक्शन मिलता है. सो लेट अस से इफ यू हैव अ ऑब्जेक्ट लाइक दिस और ये उसका सेंटर ऑफ मास है, तो अगर आप इसी लाइन में फोर्स लगाओगे देन इन दैट केस हमें जो मोशन मिलेगा वो क्या रहेगा, लीनियर मोशन रहेगा, रोटेशनल मोशन नहीं रहेगा. अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो दिस लाइन ऑफ एक्शन इज एट सम डिस्टेंस r और आपको टॉर्क मिल जाएगा r इंटू एफ. ठीक है, सो देर विल बी मोमेंट ऑफ द फोर्स दैट विल एग्जिस्ट. बट ये वाले पॉइंट के लिए जहां पे लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है वहां पे r की वैल्यू 0 होती है. आई होप आप लोग को समझा. सेंटर ऑफ मास ऑफ अवर अर्थ इज नॉट एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर. डेफिनेटली ये भी ट्रू है. क्यों? क्योंकि अर्थ हमारा जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है. समवेयर इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल है. कई जगह पे बीच में हॉट कोर लावा है एंड द डेंसिटी थ्रू आउट अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म. तो इसकी वजह से जो सेंटर ऑफ मास है जो वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं होगा. हमने पढ़ा है कि ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कब होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म डेंसिटी रहेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तभी सेंटर पे आएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास आएगा. एंड देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन मींस द रॉन्ग स्टेटमेंट जो हमको ढूंढना था वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, while balancing an object on a pivot यानी सपोर्ट पे, the line of action of the gravitational force of the earth, it passes through the center of mass of the object as well as from the pivot as well. ठीक है, ये आप पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास में रीड भी कर सकते हो, उन लोग ने दिया हुआ. नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल द सेंटर ऑफ मास नॉट बी एट देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर. तो एग भी हमें पता है कि आउटर पार्ट उसका व्हाइट रहता है, बट बीच में यू गॉट येलो पार्ट, एगियोल जिसको बोलते हैं, और उसका डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होता. तो वंस अगेन ये भी जब यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे भी सेंटर ऑफ मास नहीं आने वाला. सेम गोस विद सिलिंड्रिकल बॉक्स विच इज फुल ऑफ राइस. एक बार सिलिंड्रिकल बॉक्स क्योंकि वो सिमेट्रिकल है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आ जाता मास अगर वो यूनिफॉर्म होता, बट इसके अंदर हमने राइस भर के रखा हुआ विच इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो देयरफॉर वंस अगेन इसका भी सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं रहेगा. एंड ये क्यूबिकल बॉक्स अगर खाली होता तो वंस अगेन आ जाता, बट इसके अंदर आपने स्वीट्स भर के रखे हुए, सो इसका भी सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं होगा. सो विद दिस वी द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी. ओके, आई होप आप लोग को सारा MCQs क्लियर है. Thank you for your time. If you're finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.